उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा का ये पेपर नंबर 2 था, यानी कि जीएस का पेपर सेकंड था ये, सामान्य अध्ययन पेपर 2। ये भी कितने मार्क्स का होता है? ये 200 मार्क्स का होता है और इसमें 20 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने रहते हैं। पहले 10 क्वेश्चन जो रहते हैं वो 125 वर्ड्स में लिखने रहते हैं, दूसरे 10 क्वेश्चन वो 200 वर्ड्स लिमिट में लिखने होते हैं। इसमें भी सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं, कोई भी प्रश्न आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये डिस्कस करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि इस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट किया जा सकता था, क्योंकि अब तो पेपर हो चुका है और जिसने जैसे अटैम्प्ट किया वो कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अब ये ज़्यादा ज्ञान देने से कोई मतलब रह नहीं जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अब आप जो 2024 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 2024 का एग्ज़ाम दें आप यूपीपीसीएस का, या फिर राजस्थान का मेंस दें, या फिर बिहार का मेंस दें, या उत्तराखंड का जो भी अभी फिर होगा उसके बाद में मेंस होगा, उत्तराखंड का मेंस दें, तो भाई उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूपीपीसीएस मेंस की खास बात क्या है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टिव होते हैं। यहाँ पे पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इस बार आ सकता है, कौन से क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। तो देखिए प्रेमबल का क्वेश्चन तो ये सदाबहार क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पहले ही जैसे ही स्टार्ट करेंगे आप तो पहला क्वेश्चन यही मिलेगा आपको। तो पहला ही क्वेश्चन है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है? क्लियर है? तो अब देखिए इस क्वेश्चन में आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते थे? तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे कि हमारे संविधान का दार्शनिक आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू का वह उद्देश्य प्रस्ताव है जिसे उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को। तो यहाँ पर 3 फैक्ट इंपॉर्टेंट हो गए, एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, और तीसरा कब 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्वत्री में प्रस्तुत किया था। अब इसमें से कुछ जो मुख्य तत्व थे उनके बारे में आप यहाँ से डिटेल से लिख सकते थे। मुख्य तत्व को अलग अलग डाल के लिखते थे और उनके आगे 2-3 लाइनें आप डाल सकते थे। जैसे क्या, स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न समाज की बात की गई है यहाँ पे, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से 2-3 लाइन इसके बारे में डाल सकते थे। दूसरा, गणराज्य रिपब्लिक की बात की गई है प्रेमबल में, तो ये संविधान का ये भी दर्शन है। उसके बाद में आप लोकतंत्र के बारे में 2-3 लाइन लिख सकते थे। लोकतंत्र के या फिर जनता के द्वारा किस तरीके से लिया गया है, मतलब या फिर जितने न्याय की बात की गई है यहाँ पे उन न्यायों के बारे में यहाँ पे लिख सकते थे आप। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 42 में संविधान संशोधन को संविधान का पुनः लेखन क्यों कहा जाता है? तो आपको बताना है कि 42 में संविधान संशोधन कब लाया गया था? ये 1976 में लाया गया था। अब पुनः संशोधन में कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट, मतलब ये चेंजिंग किए गए थे संविधान में जो उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट थे। तो उन चेंजेस को आप डाल सकते हो कि भाई इसमें मूलाधिकार में क्या चेंजेस किए गए थे, डीएपी पे एसपी में क्या चेंजेस किए गए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज लाई गई थी, उसके बाद में कुछ और जो चेंजिंग किए गए थे। आप अगर आपको जो याद आ रहा है तो आप डिटेल वाइज सीक्वेंस वाइज उसको डाल सकते हैं, तो आपका आंसर ही कंप्लीट हो जाता है। तीसरा देखते हैं, न्यायिक सक्रियता के 3 दोषों का वर्णन कीजिए। तो पहले तो आप न्यायिक सक्रियता को, ये जुडिशियल एक्टिविज्म को डिफाइन कर दें, ठीक है। उसके बाद में इसके कुछ लाभ बता सकते हैं, उसके बाद में 3 दोषों का वर्णन कर सकते हैं यहाँ पर, कैसे सुधार किया जा सकता है उनमें, ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राज्यपाल की क्षमादान का अधिकार राष्ट्रपति के अधिकार से किस प्रकार भिन्न है? तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का अधिकार जो है, देखिए यहाँ पे 2 चीज़, एक तो आर्टिकल आपको यहाँ पर राष्ट्रपति का अधिकार दे दिया, दूसरा अब यहाँ पे राज्यपाल की क्षमादान का अधिकार आपको पता होना चाहिए कौन से आर्टिकल में है और कैसे कैसे अलग है। तो अलग में देखिए कैसे लिखना है, यहाँ पे इस तरीके से आपको डालकर लिखना है। एक तरफ तो प्रेसिडेंट का लिखना, दूसरी तरफ गवर्नर का लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन खींच दो कि अंतर, यहाँ पर लिख सकते हैं आप अंतर। तो अंतर किस चीज़ में? देखिए एक तो मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है और एक सैन्य न्यायालय को सजा को माफ़ कर सकता है प्रेसिडेंट, बट ये गवर्नर नहीं कर सकता है। और क्या क्या अंतर है यहाँ पे, आप इस तरीके से इसको अटैम्प्ट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 को आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट है, पारदर्शिता एवं जवाबदेही एक दूसरे के पूरक है। तो टिप्पणी कीजिए, आपको बता देना कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। तो इसको आप इजीली बता सकते हैं। नेक्स्ट है, अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेड रहता है, तो इस क्वेश्चन को आप देखिए जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेड थे उन पे आपको क्या करना है, जो 2024 का मेंस लिखने जा रहे हैं, तो ऐसे हर जीएस में से कम 50 टॉपिक में बताता हूँ। मैंने यूपीएससी वाले पेपर में बताया था कि आप 50 टॉपिक सिलेक्ट कर लो। 50 टॉपिक में आपको वो सिलेक्ट करने पहले जो इन पिछले 15 साल में, क्योंकि यूपीएससी का मैंने 15 साल का बताया था, बट यूपीपीसीएस का या फिर अदर स्टेट का सपोज करो 5-6 साल में जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं और ये सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है, तो उन टॉपिक पे आप अपना 1 से 2 पेज का नोट्स बना के तैयार कर लो। ये पेन सही नहीं चल रहा, इसकी वजह से देखिए कुछ का कुछ लिखा जा रहा है यहाँ पे, बट आप फीलिंग को समझो यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो होगा क्या कि आप उन टॉपिक पे नोट्स तैयार कर लो। जैसे स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से हर बार क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, देख लो। यहाँ
स्टेट PCS में देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। ये सतावार क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। तो स्वयं सहायता समूह की संरचना, उनके कार्यों पर एक विश्लेषणात्मक टिप्पणी करनी है आपको। तो इसका देखिए, आपको ऐसा नहीं कि वहाँ पे जाके एग्जाम हॉल में आप जाके बैठ के बता रहे हो कि भाई स्वयं सहायता समूह क्या है। अब वहाँ पे आप लिखोगे तो कुछ लिख दोगे, लेकिन एक ऑथेंटिक डेफिनेशन जो फिर किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट ने दी है या फिर वर्ल्ड के किसी इंस्टीट्यूट ने दी है, ऑर्गेनाइजेशन ने दी है कोई डेफिनेशन, तो आप लिख सकते हो। जैसे कि सपोज करो वर्ल्ड बैंक ने कोई डेफिनेशन दी है, उसको आप लिख सकते हो यहाँ पे कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार स्वयं सहायता समूह ये है, ठीक है। उसकी संरचना जब लिखें आप तो एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में उसकी संरचना लिखें, ठीक है। उसके बाद उसके कार्यों को बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सरकारी सेवा देने के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी यानी कि ICT का अनुप्रयोग एक अनुप्रयोग है, व्याख्या कीजिए। तो उसके बारे में लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है सार्क की असफलता ने भारत को बिमस्टेक को सशक्त बनाने के लिए बाध्य किया है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सार्क क्यों असफल हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से सार्क असफल हुआ है। बिमस्टेक में पाकिस्तान नहीं है, इसलिए इसकी सफलता की ज़्यादा चांसेस हैं। और इसमें जो प्रभुत्व है मतलब भारत के, एक्चुअली प्रभुत्व तो इसमें भी था सार्क में भी, बट इसमें पाकिस्तान का बार बार रोड आउट करने की वजह से ये फेल होता चला जा रहा है। अब कैसे इसको सफल बनाया जा सकता है, 2-4 लाइनें इसके बारे में लिख सकते हैं, बट मेनली फोकस करना है आपको इस पर, बिमस्टेक पर, क्योंकि इसे सशक्त बनाने के लिए बाध्य मतलब किया जा रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे अच्छी चीज़ क्या है, आप यहाँ पे इंडिया का एक डायग्राम डालेंगे। इंडिया के डायग्राम के साथ में उन सारी कंट्रीज़ को आप मेंशन करेंगे जो भी कंट्रीज़ यहाँ पे सार्क के मेंबर, इसके मेंबर हैं बिमस्टेक के, उन सारी कंट्रियों को आप जो है यहाँ पे लिख देंगे। भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये हो गया, ठीक है, और मतलब भूटान हो गया, नेपाल हो गया। तो उन सारी कंट्रियों को आप मेंशन करेंगे कि ये इसके मेंबर हैं और यहाँ पे जो है ये क्यों सफल होते चला जा रहा है। तो ये इसके बारे में लिख के आप जो है आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। क्वाड का आपको पता होना चाहिए कौन कौन कंट्रीज़ में भारत की भागीदारी के औचित्य की विवेचना करनी है। यहाँ पे इसके बारे में डिटेल से आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्वाड का पता होना चाहिए कब बना था, तो यहीं पे आप इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाके इसकी मतलब अटैम्प्ट कर सकते हैं कि भाई ये क्वाड कब बना था, इसका बेसिक उद्देश्य क्या था, ठीक है, कौन कौन कंट्रीज़ में भागीदार है। अगर हाल का आपको मीटिंग वगैरह पर कुछ पता तो वहाँ से भी इसको स्टार्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं G20। देखिए ये तो क्वेश्चन आना ही था क्योंकि G20 के समिट हो रहा है भारत में। तो समूह 20 यानी G20 में भारत की अध्यक्षता का क्या महत्व है, तो आपने देखा ये होगा भारत ने किस तरीके से डंका बजा है यहाँ पर G20 में। सर मतलब एक अच्छी तैयारी हुई थी और अच्छा एक समापन हुआ है इसका। तो अब इसमें अगर आपको पता है इसके फॉर्मेशन की कब बना था ये और उसका उद्देश्य क्या था, भारत ने मतलब कब शामिल हुआ इसमें, तो यहाँ से आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते थे। अभी मीटिंग 2-4 मीटिंग मुख्य मीटिंग यहाँ पर डाल सकते थे, उसके जो मतलब आउटकम्स आए हैं वहाँ पे वो आप वहाँ से डाल सकते थे, उसको भी डाल सकते थे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है अब एक सेक्शन भी आ जाता है, प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्तियों और भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, अन्य संस्थाओं पर इसका प्रभाव क्या पड़ा है, तो ये भी बता सकते हैं आप, ठीक है। तो प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में, प्रधानमंत्री बढ़ती हुई शक्तियाँ या फिर मंत्रिपरिषद की शक्तियों के बारे में यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, संघीय ढांचा विभिन्न राज्यों की विविध आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को कैसे समायोजित करता है, इसके सम्मुख कुछ चुनौतियां भी हैं। संघीय ढांचे के सम्मुख कुछ चुनौतियां भी हैं, उसको बताना है, उसको उनका समाधान कैसे किया जा सकता है। तो इसमें अगर आपको इंट्रोडक्शन डालना रहता है इसका, तो इंट्रोडक्शन आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि कैसे बिहार ने मतलब तर्क दिया था कि भारतीय संविधान की प्रवृत्ति अर्थसंघीय है, या फिर अगर कुछ और याद आता आपको कि 7वीं अनुसूची में शामिल मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में भी इसके मतलब वितरण की बात करती है। तो एक तरीके से एक जो है इसकी झलक दिखाई देती है संघीय ढांचे की, क्योंकि तीनों में शक्तियों को बांटा गया है, ठीक है। और या फिर आप मतलब लिख सकते थे कि भाई 73वें 74वें संविधान के माध्यम से स्थानीय शासन का लाना भी एक संघीय ढांचे को मजबूत करना ही है, ठीक है ना भाई। शक्तियों को बंटवारा बेसिकली संघीय ढांचा क्या है, तो उसके मध्य कुछ चुनौतियाँ भी आई हैं, जैसे क्या अभी जो चैलेंजेस चल रहे हैं उसमें क्या क्या मतलब कर व्यवस्था को लेकर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है। तो टैक्स का बंटवारा किस तरीके से होना है, GST में कुछ रहेगा, कुछ लोग जो है वो मतलब आलोचना करते हैं। राज्य सूची के मामले में राज्य सूची के कुछ कानून हैं, उन पे जो है मतलब सेंटर का हस्तक्षेप बढ़ता चला जा रहा है। ये किस तरीके से कोविड के टाइम पे प्रभाव देखा था हमने, ठीक है। तो ये हो गया आपदा मतलब उसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम में किस तरीके से एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें सेंटर की रहती है। तो कई सारी चीज़ों में आप जो है यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब उनका समाधान कैसे किया जा सकता है इसके बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट है विवादों के समाधान के लिए हाल के वर्षों में कौन वैकल्पिक तंत्र उभरे हैं, तो उसके बारे में बताना वे कितने प्रभावी हैं। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता था। तो इसमें कई विकल्प हैं, जैसे कि आपने देखा होगा लोक अदालत के बारे में, ठीक है। ये पेन उल्टा सीधे चल रहा है लेकिन आप समझो फिर भी, लोक अदालत हो गए, फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन हो गए, ये पंचायत हो गए, ये ना सुलह हो गए। तो
तो ये समझौते वगैरह हो गए, मध्यस्थता वगैरह हुई, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये मतलब वैकल्पिक तंत्र हैं किनके, विवादों के समाधान के। तो इनके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते थे कि कितने प्रभावी हैं वो किस तरीके से मतलब जो कोर्ट के ऊपर बर्डन है उसको कम करते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधि निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो बताना है कि भाई किस तरीके से पहले कानून लाया जाता है, कोई भी उसके विधेयक पेश होता है, फिर मतलब किस तरीके से वो कानून बनता है। ठीक है, इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते थे। यहाँ पे उत्तर प्रदेश मेंशन कर दिया यहाँ पे, वरना तो मतलब सेम प्रक्रिया अगर आपको सेंटर का पता है तो वहाँ पे उसके लिंक करके भी आप यहाँ पे स्टेट का लिख सकते थे। नेक्स्ट है, भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण में सिविल सेवकों की भूमिका का स्पष्ट वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप इजली अटैम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की व्याख्या कीजिए। देखिए अब दो पेपर आपके ऐड कर दिए गए हैं, पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6, लेकिन उसके बाद में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं कि मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, आयोग कुछ भी पूछ सकता है। तो ये उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की आपको व्याख्या कर रही है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, नागरिक अधिकार पत्र क्या है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हर बार हर दूसरे साल पे पूछा जाता है। यूपीएससी में मिलेगा, आप यूपीएससी का पेपर उठा के देख लीजिए, यूपीपीसीएस में मिलेगा, हर दूसरे साल मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को अगर आपने बहुत अच्छे से पहले तैयार किया हुआ होगा तो आप इसको अच्छे से अटैम्प्ट करके आगे होंगे। इसमें नागरिकों के कल्याण में इसकी क्या भूमिका है। तो नागरिक कल्याण में देखिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक कंपनी में, हर एक सरकारी विभाग में ये नागरिक अधिकार पत्र जो होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं, उन सारी चीज़ों को आप बता सकते हैं। और नागरिक कल्याण में देखिए आपको नागरिक कल्याण के लिए होता है कि उसमें एक टाइम पीरियड दिया होता है कि कौन सी सर्विस कितने दिन में नागरिक को प्रोवाइड करानी है। अगर प्रोवाइड नहीं होती तो इसका समाधान क्या होगा या फिर कहाँ पर शिकायत की जा सकती है, उसकी सारी जानकारी उसमें होती है। लेकिन आजकल होता क्या बंदे अगर ऑफिस में चक्कर पे चक्कर लगाते हैं लेकिन उनका काम नहीं होता है, तो मतलब अब उन्हें पता ही नहीं होता भाई ये नागरिक अधिकार पत्र होता क्या है। अगर कोई पुलिस के पास जाते हैं तो अब अपनी FIR दर्ज नहीं हो रही है तो कैसे उसको दर्ज कराएं, तो पता ही नहीं होता। अगर दर्ज नहीं करा पा रहे हैं तो मतलब क्या उसको और अधिकार है, मतलब क्या और उसके कानूनी उपाय हैं जिनको वो कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें नागरिकों के लिए उपलब्ध होती है, बट ये मतलब बहुत सारे ऑफिसों में डायरेक्टली ये नहीं पे मतलब मेंशन नहीं किया जाता या फिर चिपकाया नहीं जाता, बोर्ड पे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जरूरी है कि सब जगह ऑफिसों में और सभी कंपनियों में ये होना बहुत जरूरी है जिससे कि नागरिकों का कल्याण हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विश्व नेतृत्व के लिए तत्पर है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो अभी आपने देखा G20 की बैठक हुई है, उसके बाद में फिर किस तरीके से वर्ल्ड की अलग अलग कंपनीज भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं और इंडिया भी अलग अलग कंट्रीज़ को अब तो ये है कि मतलब सैनिक हथियार भी प्रोवाइड करने लग गया है। जैसे अभी म्यांमार को हो गया, मालदीव वगैरह को हो गया, या फिर कुछ और कंट्रीज़ हैं। तो भाई अब भारत जो है मतलब अब पहले से ज़्यादा मजबूत हो रहा है। तो अब क्या क्या चीज़ें हैं जो मजबूत कर रही हैं, मतलब वो कैसे इसकी पॉपुलेशन जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेमिडीज़ भारत ही प्राप्त कर रहा है अभी। ठीक है, तो कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पर डाल के आप जो है इसे ईजिली अटैम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट है, भारतीय प्रवासी किस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रीय हितों के समर्थन में परिसंपत्ति के रूप में हो रहे हैं, तो इसकी विवेचना कीजिए। ये करंट का क्वेश्चन है तो इसको भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत पाक संबंधों एक छलावा है, तो छलावा तो है ही, इसके अंतर्निहित समस्याओं को स्पष्ट कीजिए जो भारत पाक संबंधों में बार बार कटुता उत्पन्न करती हैं। तो यहाँ पे आपके पास में एक स्कोप बनता है कि आप यहाँ पे इसका जो है ये मैप बना के दिखा सकते हैं भारत का केवल उत्तरी मैप, मतलब उत्तरी जो दिखाई जो भी सीमा लग रही है इसकी पाकिस्तान की या फिर इधर की राजस्थान साइड में, तो उसको दिखा सकते हैं कि और बता सकते हैं कि भाई क्या क्या मतलब ये बार बार में बाधा उत्पन्न कर रहा है। जैसे भौगोलिक बाधाएं हो गई, आर्थिक बाधाएं हो गई, राजनीतिक बाधाएं हो गई, तो सारी उन्हें जो मतलब उन्हें जो समस्याओं को आप लिख सकते थे, उनके समस्याओं के समाधान भी 2-4 लाइन में कर सकते थे, जहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो ये मोटा मोटा हमने पेपर डिस्कस किया। बाकी हम पेपर डिस्कस तब बेहतरीन तरीके से करेंगे जब हम टॉपिक वाइज इन्हें सारे क्वेश्चन को टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज करो हम प्रिमिल पढ़ाएंगे तो प्रिमिल में हम इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे कि प्रिमिल से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन जब ये अब 2023 में पूछा गया, 2024 में क्या पूछा जा सकता है। तो ये तब हम बेहतर तरीके से करा पाएंगे जब हम पूरा तरीके से मेंस के लिए लगेंगे। तो ये अभी हम राजस्थान के मेंस के लिए लगेंगे जो या फिर बिहार के मेंस के लिए कराएंगे, तो आपको डिटेल से कराएंगे, उसकी आप टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को लिंक शेयर करें। चलिए ठीक है, बाय बाय।